राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिन्होंने नाट्य कला की एक ख़ास विधा यानी नुक्कड़ नाटक कला में पिछले करीब 30 वर्षों का अनुभव अर्जित किया है। यूसुफ काज़मी। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, मिट्टी का जो पुतला है फना होने से डरता है। मेरे दिल में एक छोटा सा बच्चा हम बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यूसुफ काज़मी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज की कुरीतियां उजागर करने वाला एक प्रमुख नाम। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरा पैर पड़ता है, 10 रुपया देना बाबा। मेरे पास तुम जैसे लड़कियों के लिए एक फुटी कौड़ी नहीं चाहिए। लगभग 3 दशकों से नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में सक्रिय यूसुफ काज़मी का जन्म 12 दिसंबर 1968 को कर्नाटक के गुलबर्गा में हुआ। एक दर्जी पिता की अकेली संतान यूसुफ काज़मी ने अपनी आर्थिक सीमाओं के दबाव में 11वीं से आगे शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन आगे चलकर मुंबई के जिस इलाके में उन्होंने आंखें खोली, वहां पर नशे में जकड़े समाज ने उन्हें एक नया दायित्व दिया जिसने यूसुफ काज़मी के जीवन की दिशा बदल दी। बोलते हैं 50 नहीं है, 50 नहीं 40 ने। पहले तो अपना काम 1 रुपए के गुटखा में चल जाता था, फिर दारू पे आया और अभी नशे का आदी हो गया। मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो नशा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाएगा। मशहूर फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी के संपर्क में आने के बाद यूसुफ काज़मी ने अपने रंग कर्म को और भी धारदार बनाया। कौन कहता है हमारा देश गरीब है? कौन कहता है? पटाखे बनाने वाली कंपनी साल भर पटाखे बनाती है। हम दिवाली के 3 दिन के नाम पर अरबों खरबों रुपए के पटाखे जला के खाक कर देते हैं। रंग बनाने वाली कंपनी साल भर रंग बनाती है। हम होली और भाईचारे के नाम पे अरबों खरबों रुपए का रंग गुलाल के नाम पे उड़ा देते हैं। हम गरीब हैं? अरे किसी और मुल्क को बोलो ऐसी अय्याशी और ऐसे त्योहार मना के दिखाए। हम गरीब नहीं है, हम सबसे अमीर हैं। लगभग 23 अलग अलग नाटकों की 12,000 के आसपास नुक्कड़ प्रस्तुतियां कर चुके यूसुफ काज़मी के नुक्कड़ दल का नाम है स्मिता पाटिल स्ट्रीट थिएटर। मुंबई में स्थित ये थिएटर ग्रुप देश भर में घूम घूम कर सामाजिक जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करता है। बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ साहब प्रोग्राम में। नमस्कार। हमको बताइए कि नुक्कड़ नाटक जिसमें आपने इतना समय लगभग 30 साल मोटे तौर पर अगर कहें जो गुजारा जी, तो इसमें जो शुरुआत आपकी हुई होगी कि नुक्कड़ नाटक ही करना है, क्योंकि नाटक करने में तो आपके सामने चॉइस होती है कि आप और भी किसी तरह का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आपने नुक्कड़ नाटक को ही अपने चुनाव का हिस्सा बनाया। सर ऐसा है कि जिस मौजू पे मैं उस वक्त नुक्कड़ नाटक कर रहा था, यानी कि नशे के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर ड्रग्स, ब्राउन शुगर, तो वो ऑडियंस मुझे थिएटर में नहीं मिल सकती थी। उसके लिए मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था जहाँ पे वो लोग हैं। तो अधिकतर जो मेरे नुक्कड़ नाटक हैं वो स्लम्स में हुए या ऐसे एरिया में हुए जहाँ पे नशे का और ड्रग्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है। तो जैसे कि 89 में हमने इसकी शुरुआत की थी, 11 जनवरी को पहला नुक्कड़ नाटक किया था। तो ये जहाँ किया था उसके 10 कदम दूरी पर ही ये नशा की ख़रीद फ़रोख्त चलती रहती थी। तो इसके लिए नुक्कड़ ही करना बहुत ज़रूरी था। और फिर धीरे धीरे अलग अलग विषयों पर हम करने लग गए। इलिटरेसी आ गई बाद में, फिर पोल्यूशन कंट्रोल आ गया, फिर एड्स अवेयरनेस आ गया। तो ऐसे करते करते मतलब नुक्कड़ के लिए ही हम बने हैं ऐसा हमें महसूस होने लगा और हम नुक्कड़ों पे ही काम करने लगे। शुरुआती जो अनुभव होते हैं इंसान के, वो ही उनकी दिशा तय करते हैं कि उसमें आगे करना है कि नहीं करना है। अच्छा अनुभव हुआ तो और आदमी उत्साह के साथ उस काम में लगता है। आपने कहा कि जहाँ पर आप कर रहे थे, ये हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पर कर रहे थे और कहाँ पर ये नशे का मसला था और जहाँ आपने उस इलाके में
नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत की? जी, ये जोगेश्वरी बम्बई में एक जगह है, जोगेश्वरी ईस्ट में प्रेम नगर एक एरिया है जहाँ पे ड्रग्स काफ़ी मात्रा में बिका करती थी 89 में। अब तो खैर नहीं है, पर उस वक्त ऐसा था कि जगह जगह पे 3-4 जगह ड्रग्स का कारोबार होता था और स्लम था वो, तो वहाँ पे दीगर जगहों से, जुहू वगैरह से लोग ड्रग्स लेने के लिए आया करते थे, वेल क्वालिफाइड लोग भी। और उसमें जो दूसरे थे रैग पिकर्स, कचरा चुनने वाले, और जो अच्छे भले घर के थे लेकिन ऐसी दशा हो गई थी उनकी ड्रग्स की वजह से कि वो चोरी करते थे, चेन स्नैचिंग करके भाग जाते थे। तो ये वो मतलब कहते हैं कि उस जगह पर हम लोगों ने जाकर वहाँ पे नुक्कड़ नाटक उन लोगों के दरमियान में करना शुरू किया और उन्हें बताया कि आप चाहें तो ये नशा छोड़ सकते हैं। सरकार ने ऐसे ऐसे NGOs बनाए हुए हैं जो इसका इलाज करती है मुफ्त में, और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। नाटक करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि नुक्कड़ नाटक के लिए जी, कि जो आदमी उसके केंद्र में है, और आपके केस में आप खुद केंद्र में थे जी, उसके अलावा एक टीम हो। इन दोनों सिलसिले में एक तो आपके पास नुक्कड़ नाटक को निर्देशित करने, उसके लिए साजो सामान इकट्ठा करने और टीम बनाने, इसका क्या अनुभव है? सर, टीम तो ऐसा था ना कि जब शुरुआत की थी हमने एक NGO के लिए, मुक्ति सदन जिसका नाम है, तो तब तो टीम में ऐसा था कि भाई ना तो मुझे नुक्कड़ नाटक का कोई निजी तजुर्बा था, ना ही मैंने देखा था, क्योंकि उस ज़माने में यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था। तो सिर्फ ये था कि भाई क्या हो सकता है इसमें, ये था कि मैसेज कन्वे करना है और डायलॉग का जो पोर्शन है ड्रामे का वो इतना हावी हो कि लोग सड़क पे खड़े हो जाएं। तो हमने ड्रामे की स्क्रिप्ट में जो डायलॉग के पोर्शंस हैं वो इतने ऐसे बनाए थे कि शुरू में हिलेरियस है, बाद में वो इमोशनल हो जाता है, फिर एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो अंत ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें था कि स्क्रिप्ट हमने बहुत दमदार बनाई थी, लेकिन जो भी लोग जुड़ते थे शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि सब हम जुड़ना चाहते हैं, बड़ा जोश होता था। और जब ये मशगला लगातार चलता था कि भाई कल 4 शो हैं, 5 शो हैं, किसी शो के पैसे मिलने वाले हैं, किसी के नहीं मिलने वाले हैं, तो फिर वो बंदे छोड़ के भाग जाते थे। फिर होता था कि उसको नए आदमी को पकड़ो और उसे फिर ट्रेन करो, और ट्रेन करने के बाद फिर नुक्कड़ नाटक करो। जो शुरुआती टीम थी उसमें किस तरह के लोग थे जो, और कितने लोग थे? सर 6 लोग थे उसमें शुरुआती टीम। किस किस पृष्ठभूमि से आए हुए लोग होंगे? सारे बॉम्बे से ही थे, सारे बॉम्बे से ही थे। थोड़ा कुछ नाटक का अनुभव था उनको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। फिर आपने कैसे इसको किया होगा कि बिल्कुल जिसको कुछ नाटक नहीं आता है उसको आपने एक जगह इकट्ठा किया उन लोगों को, और फिर हम लोग सर एक स्कूल में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्कूल था, उसमें रिहर्सल किया करते थे। स्क्रिप्ट हमने बना ली थी, मुझे भी कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। ये था कि एक शो के बाद पता लगेगा कि भाई हम किस मुकाम पे खड़े हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या ख़राब है। तो वो एक शो तक की जो तैयारी थी, जब हम इसकी ग्रैंड रिहर्सल कर रहे थे, तो जहाँ ड्रामे में जो मेरे वालिद हैं राम प्रसाद, उसको मैं चाकू से मार देता हूँ और उसका इंतकाल हो जाता है। तो जब हमने इतना एनर्जी के साथ में रोए थे कि आस पड़ोस के लोग आ गए थे कि वाकई में किसी की डेथ हो गई है, तो हमें उससे लगा था कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन डर इस बात का था कि जिस एरिया में हम करने जा रहे हैं वहाँ पे ये ड्रग्स बिकती है और वो बदमाश लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक डर ज़रूर था जो आगे जाके उसका इफ़ेक्ट हुआ ही। जो उसका इफ़ेक्ट हुआ उस पर तो बात करेंगे आगे जाकर जो हुआ, लेकिन नुक्कड़ नाटक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसका तुरंत आपको असर, फीडबैक तुरंत समझ में आता है। ऐसा नाटक जो बहुत कलात्मक होगा, स्टेज पर होगा, उसमें अंधेरे में ऑडियंस बैठेगी, उसका फीडबैक तो आपको फिर भी बहुत देर से मिलता है। लेकिन नुक्कड़ पर किए गए नाटक का फ़ौरन ही आपको कैसा लगा, लोगों को उस पर उनके जीवन में क्या बदलाव आया, इसका फ़ौरन आपको फीडबैक मिलता है। तो जो पहले शुरुआती जो प्रदर्शन थे उनका क्या फीडबैक था? पहले शुरुआती प्रदर्शन में था कि जब हमने किया तो जो लोग, चूँकि मैं उसी एरिया में रहता हूँ, तो जो लोग ये समझ के खड़े थे कि भाई कासिम भाई का लड़का कुछ करने के लिए आया है और पता नहीं क्या करने वाला है। और जब नाटक ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने बहुत बड़ी बात कही है, तुम्हारी उम्र इतनी है नहीं पर तुमने बहुत बड़ी बात कही। उनमें एक मेरी मम्मी की फ्रेंड थी जहरा खाला, उन्होंने आके मुझे कहा कि बेटा अल्लाह तुझे उम्र दराज करे, तूने बड़ा अच्छा काम किया कि भाई ये नशे की प्रॉब्लम है और तुम उस पर करने जा रहे हो। तो वो लोगों का नज़रिया मेरे प्रति दिन ब दिन एक शोज़ के बाद तब्दील होता चला गया। फिर 75वां शो हमने हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर के लिए किया जहाँ पे 4000 लोग थे, और ये मेरी चाह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें ताकि लोग समझ सकें कि भाई इसको, एक तो नशे में क्या प्रॉब्लम होती है, पान मसाले से शुरू होती है और वो कहाँ पे ख़त्म होती है, इसीलिए ड्रामे का नाम हमने अंत रखा था। तो मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें तो ये मैसेज मल्टीपल होकर लोगों के दरमियान में जाए।
और ये जो 75वां शो हुआ उसमें ये वाकई हुआ कि भाई 4000 लोगों ने देखा, कॉरपोरेटर ने देखा, और कॉरपोरेटर ने बाद में दूसरे लोगों से कहा कि भाई मैं पुलिस महकमे से ये करता हूँ कि इनके ये जो ड्रग्स पैडलिंग यहाँ पे चल रही है उसको बंद किया जाए। तो ये फिर मेरी जो आवाज़ है वो कॉरपोरेशन की आवाज़ बन गई। तो वो मुझे बड़ा मतलब वो लगा कि यार हम कर सकते हैं ऐसे। आपने ये बात ठीक कही, क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं होता है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं और सिर्फ उनको ही ये बात समझाई जाए, बल्कि दूसरी तरफ जो लोग ड्रग बिज़नेस में लगे हुए हैं उनका इंटरेस्ट भी उससे हर्ट होता है। और ऐसे किसी ग्रुप या ऐसे किसी कैंपेन में जो कि सेंसिटाइजेशन का काम कर रहा है, उनके साथ उनका तीखा कन्फ्रंटेशन होता है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो बातें भी सामने आईं कि लोगों के साथ टकराव हुआ। ये टकराव का अनुभव क्या है? सर ये उस ज़माने में मेरे घर फ़ोन नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब दर्जी है, तो ज़्यादा माली हालत हमारी ठीक नहीं थी। तो उस समय हमारा एक पीपी नंबर हुआ करता था मेरा, जो लोग मुझे शो के लिए बुलाते थे। तो वो मुश्ताक भाई मशीन की दुकान थी, वहाँ पे वो कॉल आया करते थे। तो एनजीओज़ के कॉल आते थे और मैं शो करने के लिए चले जाया करता था। और उस वक्त एक पैडलर ने मेरे वालिद साहब को असर की नमाज से उसके गुरुओं ने बुला लिया और उन्हें बड़ा मतलब डांटा वाटा कि भाई तुम्हारा बेटा बड़ा हीरो बन रहा है और ये वहाँ पे खड़े होकर बोलता है कि ये बंद हो जानी चाहिए, सब जगह से बंद कर देना चाहिए, तो समझाओ उसको। और वालिद साहब कॉमन लोग और मिडिल क्लास लोग वालिद साहब आने के साथ ही मुझे बोलने लगे कि तुम स्कूल में पढ़ाते थे वो तो ठीक था, अब ये तुमने नया क्या शुरू कर दिया है कि सड़क पे जाके तुम नुक्कड़ नाटक कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, वजह क्या है आप मुझे बताएं, क्योंकि अब तक आपने मना नहीं किया, आप तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो बोले नहीं प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो एक बंदे ने उठवा लिया था और वहाँ से उन्होंने मुझे डांटा वाटा। बस वो कहने लगा कि चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी है इसलिए छोड़ रहे हैं, अदरवाइज हम आपको मारते भी। तो लास्ट उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब नुक्कड़ नाटक आप करना बंद कर दीजिए, या तो इस घर में रहिए या नुक्कड़ नाटक करना बंद कर दीजिए। लिहाजा मैंने एक शो करने का वादा किया हुआ था कि बेचन का एक होटल है वहाँ पर, अभी भी है वो, तो उस होटल के सामने एक नुक्कड़ नाटक मैंने करने का वादा किया था। तो मैंने कहा कि मैं वो एक नुक्कड़ नाटक करूँगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, नहीं करूँगा। मैं ये कमिटमेंट करके गया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम वहाँ जाके उनको इतला कर दो कि तुम ये आखिरी बार कर रहे हो, तुम्हें गुंडे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम ये आखिरी बार कर रहे हो, इसके बाद नहीं करोगे, जाके उन्हें बता दो एक बार। मैं वहाँ बताने के लिए उनकी गली में जा ही रहा था कि उनके जो चेले चपाटे खड़े थे उन्होंने कहा कि जा बोल देंगे चल। और मैं इस इत्मीनान में था कि भाई उन्होंने उनको कह दिया होगा, मैसेज दे दिया होगा मेरा। और मैंने 5:30 बजे जो हमारा तयशुदा वक्त था उस पर हमने वहाँ नुक्कड़ नाटक किए और 6:15 साढ़े 6 बजे लगभग सब खत्म हुआ चाय वाय के उसके बाद में। और जब मैं वापस आ रहा था तो उस बंदे ने फिर पकड़ लिया कि मना किया था तुम्हें, फिर भी तूने किया। और उसने कभी ज़िंदगी में मैंने मार नहीं खाई थी मेरे प्रिंसिपल के अलावा, वालिद साहब ने भी कभी नहीं मारा था, उसने बेतहाशा मारा, फिर बहुत मारा। और मुझे याद है मेरा कुर्ता फट गया था। आई वॉज वेयरिंग ए ब्लू जीन्स की पैंट और वाइट कुर्ता मेरा पूरा फट गया, चश्मा मेरा कहीं जाके गिर गया। मैं लिटरली 300-500 लोगों के बीच में उसके पैर पड़ रहा था। जो खौफ था मेरे में कि मैं माफ़ कर दूं मुझे, मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं पैर पड़ रहा था। उसमें एरिया की एक औरत थी हबीबा खाला, वो आके वो गुंडे को और मुझे अलग किए। और अलग करने के बाद में तब तक मेरी मम्मी आ गई, वालिद साहब आ गए, सब आ गए, बोले भाई मर जाएगा हमारा बच्चा, छोड़ दो इसको। अब मेरे पास दुविधा ये थी कि अगर मैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, मैं अस्पताल जाता हूँ तो अस्पताल में FIR में ये पूछा जाएगा कि इनको चोट कैसे लगी। और मैं अस्पताल जाते वक्त पूरे वक्फे में कूपर अस्पताल जाने तक मैं ये सोचता रहा हूँ कि मैं वहाँ क्या बोलूँगा, कोई स्क्रिप्ट रचूँ या सही बोलूँ। अगर सही बोलता हूँ तो मुझे दोबारा मारेगा क्योंकि मुझे उसी एरिया में रहना है। फिर भी मैंने वहाँ जाके पुलिस के सामने यही कहा कि भाई ऐसा मसला था और इस चक्कर में मुझे मार पड़ी है। और मुझे भी लगा है, मेरी वालदा को भी लगा, वालदा को तो बहुत ज़्यादा लग गया था। 40 डेज शी वॉज इन प्लास्टर। और उसके दूसरे दिन सुबह मैंने ऐसे ठान लिया था कि जितनी मेरी कुटाई होनी थी हो गई। मैंने कभी टावल बांध के मैं बाथरूम से नहीं निकला था। अब मुझे पूरी बस्ती के लोगों ने अधनंगा देख लिया है। अब मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। जितना भी पढ़ा लिखा हूँ मुझे तो पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, फिर ये बंदा मुझे मार कैसे सकता है। तो मैंने एक पेपर पे एप्लीकेशन लिखा कि यहाँ पे ड्रग्स की पैडलिंग होती है और मैं इसके खिलाफ कंप्लेनर हूँ। और नीचे यूसुफ कासमी लिख कर मैं योर्स फेथफुली और PP नंबर डाल के मैं पुलिस स्टेशन पहुँच गया। और उन्होंने कंप्लेन वगैरह ली, मुझे रिपोर्ट बनाकर मुझे NC का पर्ची दे दी हाथ में। पर वही चलता रहा कि भाई 2 महीने 3 महीने तक चलता रहा। उस बीच में एक प्रदीप साड़ू के एक ऑफिसर हुआ करते थे हमारे सेक्शन में।
उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये नारकोटिक सेल में आता है, तो आप नारकोटिक सेल जाइए, ये आपका काम वहाँ हो सकता है। तो वहाँ मैं मिला सर फिर नारकोटिक सेल में। नारकोटिक सेल में जो इनकरेजमेंट मिला कि हेमंत साहब उन दिनों नारकोटिक सेल में थे, तो हेमंत साहब बाहर लेने के लिए आए। तो वो जो एनकरेजमेंट था कि एक ऑफिसर खुद, उन्होंने कहा हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, आओ जेंटलमैन कम ऑन। फिर उन्होंने कुछ नाश्ते के लिए पूछा, कहा 10 बजे का मीटिंग था, तो आप घर से 8 बजे निकलोगे तो कुछ खाए भी नहीं होंगे। तो उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह मंगवाया, तो वहाँ से इनकरेजमेंट मिला कि नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ ये सही है। और फिर सर उनके यहाँ रेड हुई, उस ऑफिस से रेड की गई और उसको अरेस्ट किया गया। 3.5 साल ही वॉज बिहाइंड बार्स। अब ये देखिए ना कि ये तो एक तरह की सक्सेस स्टोरी ही है कि आपने जो कोशिश शुरू की थी वो आखिरकार उसका एक नतीजा सामने आया। बेशक रास्ता उतार चढ़ावों से भरा हुआ था और उसमें आपको उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी और आज भी करनी पड़ती होगी। लेकिन जब आपने ये सोचा होगा कि आप नुक्कड़ नाटक या नाटकों के ज़रिए किसी तरह की सामाजिक जागरूकता पैदा करेंगे, तब आपने नाटक करके कुछ नाटक की दुनिया में अपना नाम कमाना है, फिर फिल्मों में जाना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है, इस इरादे से इसमें कदम रखा था, या फिर आपको भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आप जो करने जा रहे हैं उसके ये सब नतीजे सामने आएंगे? नहीं, नाम कमाना और फिल्मों में जाना ऐसा, मतलब फिल्मों में मैं बेसिकली लिख लेता हूँ। एक्टिंग में मेरा हाथ शुरू से मुझे लगता है कि तंग है, पर आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ ज़्यादा एक्टिंग का कर रहा हूँ। ये पता नहीं अल्लाह की मसलियत है कि दिशाएं बदल गई। जो कहानियाँ मैंने लिखी उसे प्रोड्यूसर्स नहीं मिले, तो नुक्कड़ नाटक तो मेरा मन आज भी है। जब मैं पहली फिल्म कर रहा था जिसका नाम यूसुफ है, तो उसके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था कि भाई आप नुक्कड़ नाटक नहीं करोगे क्योंकि हमें आपको पिक्चर बेचने में हमें दिक्कत हो जाएगी। पर मैंने कहा था कि नहीं हिम्मत भाई, मुझे क्षमा कीजिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में सारे क्लॉजेज ओके हैं, बट ये एक क्लॉज के नुक्कड़ नाटक नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। और आज भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ नुक्कड़ नाटक करने में। और जहाँ कहीं कुछ मसला होता है हम लोग उस पर तुरंत नुक्कड़ नाटक बनाते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं। ये एक तरह से कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कभी भी नहीं ख़त्म होगा। चाहे अगर फिल्मों में भी मुकाम मिल जाए, अल्लाह करे, अल्लाह चाहे और आप लोगों की दुआएं रही तो शायद मिल भी जाए, मैं कर भी लूँगा। पर मेरा पैशन तो अभी भी वही है। अभी दूसरी फिल्म भी करते हुए मैंने बराबर नुक्कड़ नाटक की है, लगातार नुक्कड़ नाटक की है। जैन समाज का हमारा शो था नासिक में, दूसरे दिन मुझे शूट करना था और उसके रात में मैंने नुक्कड़ नाटक किया। 8 घंटा ट्रैवल करने के बाद 20 मिनट का नुक्कड़ नाटक, तो मुझे अच्छा लगता है। ये होता है इसमें कि कुछ माएँ आती हैं, कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बेटा, आप जो कर रहे थे नाटक में, हमारा बेटा बिल्कुल ऐसे ही करता है। तो क्या वो ठीक हो सकता है? तो नाटक के बाद 10 में से अगर ये 2 लोग आके मुझसे बात करते हैं और 2 लोगों को मैं किसी रिहैब सेंटर में बात करा के देता हूँ कि साहब आप यहाँ जाइए, आपके बच्चे का शायद अच्छा हो जाएगा, या वो सुधर सकता है या ठीक हो सकता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं दिली खुशी है कि आई एम डूइंग समथिंग। और बाकी तो ये ऑब्जेक्ट तो यही है बस, कि लोगों तक हम पहुँचें, लोगों को ये बताएं कि आप ठीक हो सकते हैं। तो ये जो नशे वाला मसला है और जिस पर आपने अंत नाम का ये नाटक बनाया था, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की, इस बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं यूसुफ काज़मी के साथ, जो कि सामाजिक मुद्दों को लेकर नुक्कड़ नाटकों का एक लंबा सिलसिला मुंबई में चलाए हुए हैं। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है ज़मीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है ये। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली,
लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला देखिए गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं आज यूसुफ काज़मी के साथ, जो कि नुक्कड़ नाटकों में अपना बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं और पिछले करीब 30 वर्षों से सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के बीच एक जन जागरूकता का अभियान चलाए हुए हैं। यूसुफ काज़मी, हमको बताइए कि नशे के अलावा और कौन कौन से मुद्दे जैसे जैसे समय गुजरता गया पिछले 30 वर्षों में सामने आते गए और आपको लगा कि जैसे आपने नशे की बुराई में हस्तक्षेप करके एक कारगर उसका हल ना सही तो उस दिशा में कुछ अचीवमेंट किया है, वो कौन कौन से इश्यूज़ आते गए? सर, एड्स अवेयरनेस है, इलिटरेसी है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इलिटरेसी पे हमने ड्रामा बनाया। एड्स अवेयरनेस पर जब एड्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप था तब एड्स पर बनाया। फिर वी हैव आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन पे भी ड्रामा है हमारे पास। फिर नी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन, चाइल्ड लेबर, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, वेजिटेरियन, करप्शन, वोटर अवेयरनेस। फिर अभी हमने किया इको फ्रेंडली गणपति पे विसर्जन पर कि वो कितना ज़रूरी है। फिर नाउ इट इज आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑन एलिप्सी। इसमें लिखने वाला काम भी आप खुद करते हैं? अधिकतर मैं ही करता हूँ सर, अधिकतर मैं ही करता हूँ। कुछ अभी 3-4 ड्रामे किसी और मेरे साथी ने लिखे हैं, पर बाकी 23 में से 20 प्लेस तो मेरे ही लिखे हुए हैं। अभी गेल पाइपलाइन पे भी हम लोग कर रहे हैं, जो गैस की पाइपलाइन लीक होती है जिसकी वजह से हैदराबाद आंध्र प्रदेश में एक हादसा हो गया था, उस पर भी हमने ड्रामा लिखा है। उस पर भी हम करते हैं, देहातों में जाके जिनके खेतों में से गैस की पाइपलाइन गई है उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस टॉपिक पर। एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी कि नुक्कड़ नाटक में नाटक की कला थोड़ी कम होती है और उसमें संदेश इतना ज़्यादा ऊपर से थोपा हुआ गया सा लगता है कि उसमें जो नाटक के कलाकार हैं उनके पास अपनी कला दिखाने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, क्योंकि आपके पास 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक का वक्त है। लोग सड़क पर इकट्ठा हैं, उनको अपनी अपनी जगहों पर जाना है, तो आपके सामने चुनौती होती है कि आप जल्दी से जल्दी अपना मैसेज उनको कन्वे करें, जिसमें कला थोड़ी पीछे रह जाती है। क्या आपका अनुभव है? नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अंत अगर आप देखेंगे तो कलात्मक ड्रामा है और उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि एक्टर को एक्टिंग करने का मौका मिले। एक मेरे साथी हैं हाशिम भाई, वो गोपू का रोल करने के लिए आते थे और एक बार ऐसे हुआ कि क्लाइंट के लिए मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि गोपू आप कीजिएगा। तो अब मुझे क्लाइंट की बात भी रखनी थी, तो मैंने हाशिम भाई से कहा कि सर आप बाबा कर लो, गोपू मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने परफॉर्म तो किया, उसके बाद उन्होंने वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा यूसुफ भाई मैं गोपू करने के लिए आता हूँ। और गोपू एक ऐसा कैरेक्टर है सर जो एक्टिंग के नवरस है। अगर कोई भी कैरेक्टर, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि नवरस अगर कोई आदमी सीखना चाहता है तो वो गोपू का किरदार निभा ले, सारे नवरस उसमें आ जाते हैं। फियर है, एंगर है, हास्य है, सब कुछ, सारे नवरस जो एक्टिंग के हैं वो सारे नवरस उस कैरेक्टर में हैं। और मैं मेरे जो अभी आजकल वर्कशॉप वगैरह करता हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा उतनी एनर्जी के साथ में कीजिए। मैं तो अभी बूढ़ा होने के मुकाम पे हूँ, मैं कहता हूँ आप 22 साल के हो, आप उतनी एनर्जी में नहीं कर पा रहे हो जितनी एनर्जी में मैं आज भी करता हूँ। आज मेरी कैपेसिटी 5 शो की है, पहले मेरी 8 शो की थी। तो वो किरदार ही मतलब हम लोग तो कर लेते हैं। जहाँ पे मैंने लंगड़े का रोल किया, जहाँ पे मैंने रेपिस्ट का रोल किया, तो आई ट्राई टू पुट माई इंटायर एनर्जी, क्योंकि सर जब मैं रेपिस्ट प्ले करता हूँ तो मेरे दिमाग में वो होता है कि इसने ऐसे ऐसे किया होगा, इसने ये हरकतें की होगी, वो सारा कुछ होता है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल से पास आउट होकर लोग आते हैं और उस किरदार में उतनी एनर्जी नहीं डाल पाते। नहीं सर मैं घुटना नीचे टेक दूंगा तो मुझे दुखेगा, मुझे लगेगा। भाई आप जब एक्टिंग कर रहे हो, उस किरदार में हो, आपको मालूम कैसे हो रहा है कि आप वहाँ बजरी पड़ी हुई है या वहाँ पे कंक्रीट है? मुझे तो नहीं मालूम पड़ता है। मुझे फिल्मों में भले ज़्यादा काम नहीं मिला हो, पर मुझे बिल्कुल एक्टिंग करते समय बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता कि इस समय मैं एक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो वफ़े में मैं ज़मीन पे था ही, उसके बाद मालूम पड़ता है कि अच्छा ये हुआ, ये किया। जब वीडियो में कैप्चर होता है तो पता लगता है कि ऐसे से हो। आपके ही नाटक का कोई गाना हमको आप यहाँ पर सुनाइए। सर अंत ड्रामा जो नशे पर है उसके 2 हम लोग पैरोडी बिगनिंग में भी गाते हैं और एंड में भी गाते हैं। तो बिगनिंग की हमने पैरोडी बनाई है दुनिया बनाने वाले वाली ट्यून पे। दुनिया बनाने वाले
क्या तेरे मन में समाई, काहे को ड्रग्स बनाई तूने, काहे को ड्रग्स बनाई। इसका अंतरा भी है। ड्रग्स पीकर हमने क्या क्या गंवाया, इज्जत लुटाई पैसा गंवाया, घर भी छूटा हमसे छूटा मोहल्ला, घर भी छूटा हमसे छूटा मोहल्ला, बीवी भी बिछड़ी माँ का आंचल भी छूटा, पीता ना ड्रग्स तो होती ना ये रुसवाई, काहे को ड्रग्स बन। ये हम बिगनिंग में गाते हैं और जब एंड होता है तो हम लोगों से आह्वान करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए। तो एंड में हमारा ये गाना होता है, मिल गए जो हमारे कदम से कदम, रास्तों में उजाले बिछा देंगे हम, अब तो उठो मेरे हिंद के वासियों, अब तो उठो मेरे हिंद के वासियों, और मिटा दो यहाँ से नशे के कदम, और मिटा दो यहाँ से नशे के कदम, और मिटा, ऐसे करके हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये नशे वाले ड्रामे से। आपने खुद जब इसको करना शुरू किया, इससे पहले कोई नुक्कड़ नाटक आपने देखा भी था? क्योंकि उससे पहले तो एक लंबी परंपरा हम लोगों के यहाँ है नुक्कड़ नाटकों की, जो अलग अलग नाट्य दल किया करते थे दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक। क्या कभी आपकी नज़र से कोई नुक्कड़ नाटक गुजरा था? जी नहीं, जिस वक्त मैं ये जिसकी प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त जावेद साहब से, मैंने जावेद सिद्दीकी साहब से, जिन्हें मैं उन दिनों असिस्ट किया करता था और जाया करता था मकान पर, तो जावेद मामा से मैंने इसका जिक्र किया था कि मैं स्ट्रीट प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि जावेद साहब की जो बहन है ताहिरा मम्मी, वो इस ड्रामे की स्क्रिप्टिंग में मेरे साथ थी, तो वही जावेद साहब के पास मुझे ले गई थी। तो जावेद मामा ने तकरीबन सफदर साहब के बारे में मुझे बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ग्रुप ऑफ पीपल कम्स, ये ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ वीडियोज़ वगैरह नहीं थे, पर हाँ उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था कि भाई तुम जाके स्टेज प्ले देखो, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लैंक स्टेज नहीं होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, ये जाके देखिए। तो मैंने कुछ पृथ्वी में शोज़ वगैरह देखे, फिर शिवाजी मंदिर में देखे, तो उससे मैंने जायज़ा अंदाज़ा लगा लिया था कि इसको ऐसे हम निभा सकते हैं। और पहले शो के बाद तो हमें ज़्यादातर आइडिया हो गया था कि क्या करना चाहिए। और फिर जहाँ जहाँ पहले जब मैं ड्रग एडिक्ट बनता था तो मैं स्ट्रेट खड़ा होता था, तो बांद्रा में एक एडिक्ट मिला, उसने मुझे बोला कि नशे में था बहुत, वो मुझे बोला अरे भाई साहब आप जो करते हो पूरा फेक है। वो बोला हम तो कभी सीधे खड़े ही नहीं हो पाते, आप तो स्ट्रेट खड़े हो। तो मैंने बोला भाई क्यों ऐसे बोल रहे हो आप, आपका नाम क्या है? तो बोले साहेब अली। मैंने कहा साहेब अली, वो बिल्कुल रैक पीकर, मतलब इतनी बड़ी पैंट को काट के चड्डी बनाया हुआ और थैला वैला लिया हुआ, बड़ी हुई दाढ़ी बिल्कुल। तो उसको चाय वाय पिलाई हमने, पानी कम। फिर मैंने पूछा कि क्या होता क्या है? बोला अंकल हम खड़े ही नहीं हो पाते, ऐसे हमारे तो हम तो पूरे ऐसे हो जाते हैं, मुँह से लाल टपकती है, आँख से पानी निकलता है, तो वो करना चाहिए आपको। तो उनका फिर मैं उनको मिलता रहा 3-4 बार मैंने उनको ऐसी अवस्था में देखा कि जब उसे अब तलब लगी है, उस पीरियड में मैंने उन्हें देखा, और उस पीरियड में भी देखा जब वो बिल्कुल नशे में हैं और अभी नशा करके आए हुए। और फिर हमने उन्हें रिहैब सेंटर में सेवाधन में एडमिट भी कराने की कोशिश की थी, बट उनका रिलैप्स हो गया और बाद में मुझे पता लगा कि ही एक्सपायर्ड। अच्छा, कितनी उम्र में? ही वॉज अराउंड 27 आई थिंक, 27 साल थी। किन सर्कमस्टांसेस में ये लोग नशे की चपेट में आ जाते होंगे? नहीं सर, उस एज बहुत कम होती है बहुत सारे लोगों की, और अलग अलग वजूहात। हाँ, क्या वजूहात होते हैं? वजूहात है सर, डिप्रेशन, कामयाबी नहीं मिलना। उनमें समाज के हर वर्गों के लोग हैं सर। अच्छा, नॉट ओनली के कोई बंदा अशिक्षित है तो वो आ गया, वेल क्वालिफाइड लोग भी जो आके इंग्लिश में बात करते थे, इडियट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, यू आर टेलिंग, यू आर मिसगाइडिंग द पीपल, ये वो सब इस तरह के भी लोग मिलते थे। चर्चगेट स्टेशन पर मुझे ऐसे ही बंदा मिल गया था जो बिल्कुल इंग्लिश में बात करते हैं, जिनसे मुझे अल्फाज ढूंढने पड़ रहे हैं कि इनसे कैसे बात करूं। तो इतनी फ्लुएंसी इंग्लिश में है, लेकिन वो मैं नाम नहीं लूँगा, वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर के फर्जंद हैं। बाद में मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ही कोई म्यूजिक डायरेक्टर के फर्जंद थे वो। अच्छा, आपके साथ जो लोग, चूँकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाकर टेलीविज़न और सिनेमा में अगर थोड़ा मोड़ा एक्टिंग आजमाते हैं तो वहाँ जाकर सोचते हैं कि हमको मौका मिल जाए, मतलब मुंबई से बाहर के लोग।
और आप तो मुंबई में ही हैं जी। और जोगेश्वरी से जो सेंट्रल प्लेसेस हैं वो कहाँ कितनी दूर ही हैं? सर मेरे सिर्फ वेस्ट में, बाकी सब कुछ है। हाँ, तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनमें से कुछ लोगों को ऐसा भी एक्सपोजर या ऐसा भी मौका मिला कि वो फिर टेलीविज़न या फिर सिनेमा में चले गए हों? ये एक दिल्ली का ही एक मेरे साथ में थे, विजय नाम है उनका, वो आजकल काफ़ी क्राइम पेट्रोल वगैरह में काम करते हैं। तारे ज़मीं पे में उन्होंने पीटी टीचर का रोल किया था। शुरुआती दौर में वो मेरे साथ ही थे, पर बाद में दिशा अलग हो गई कि भाई सर वहाँ कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं गलत हूँ या मेरा नज़रिया गलत है, मुझे नहीं पता। मैं कभी एक घर ख़रीदना है और बहुत बड़ी वाली गाड़ी ख़रीदनी है और अपने बच्चों को लग्जरी में रखना है, इसके लिए कभी भी एक्टिंग नहीं की या इसके लिए कभी भी नाटक नहीं लिखा या इसके लिए कभी चैनल पे नहीं गया। और मुझे समझ में ही नहीं आता कि एक वक्त में एक राइटर 500 एपिसोड कैसे लिख पाता है। तो वो पैसा बनाने का तो कभी सोचा नहीं था, इसीलिए शायद इतना 23 नुक्कड़ नाटक हम लोग कर पाए, अलग अलग मौजू पर, अलग अलग विषयों पर, लोगों से कनेक्टेड हैं आज भी। 23 नाटकों की कितनी प्रस्तुतियाँ की होंगी आप लोगों ने अब तक? सर कुल मिला के 12,000 के ऊपर है। एक नुक्कड़ नाटक जो अंत है वो 6,554 पर है अभी। हाँ, और वो किन किन शहरों और जगहों पर हुआ? ऑल ओवर इंडिया किया है सर मैंने, ऑल ओवर इंडिया किया। हर साल मैं सिरसा आता हूँ एक NGO के लिए, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं पंजाब करूँ। मैंने मानसा तक किया है, मानसा में भी मैंने किया, भटिंडा के थोड़ा पहले। पर मेरी बड़ा वो है कि कोई NGO अगर हमें सपोर्ट करे तो वी वांट टू कम टू पंजाब, क्योंकि मैं सिरसा में ड्रामा करते करते हम लोग आगे पंजाब के बॉर्डर तक चले गए थे। वहाँ पर एक शेल्टर, रिहैब सेंटर DC साहब ने बनवाया था। वहाँ मैं एक साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि उन्हें मजदूरी में फुक्की दी जाती थी। ये क्या है? ये नशा है, फुक्की बोलते हैं उसको वो लोग। तो वो उसको मतलब दिहाड़ी के तौर पे वो उस शख्स को मिला करती थी और वो बस उसी में मस्त था। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इतना मतलब प्रकोप है, और वो कोई नॉर्मल 18-20 साल का आदमी भी नहीं है, उनकी एज शायद 45 साल थी। वो रिहाब में थे उस वक्त, इलाज करवा रहे थे अपना, अब अल्लाह ने चाहा तो शायद ठीक हो गए होंगे। तो उन्हें वो फुक्की वहाँ पे मिला करती थी। तो हमें चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ये है, इसका प्रॉब्लम है, हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अभी इन दिनों सर मैंने ग्रुप, जो पहले हम बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे जाके ड्रामा करते थे, अभी मैंने ये बहुत कम किया हुआ है। ऐसे शो की मात्रा मैंने 20-25% ही रखी है। 75% नाउ वी आर टारगेटिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल में सर वो कच्ची मिट्टी है, हम 5वीं जमात के ऊपर के बच्चों को इकट्ठा करवाते हैं। अगर स्कूल कहता है कि हमें बच्चे वापस हॉल में या मैदान में गैदर करने में प्रॉब्लम है, तो हम असेंबली के वक्त पहुंच जाते हैं, यानी कि 7:20 को, 7 बजे हम पहुंच जाते हैं और 7:20 को हम अपना परफॉर्मेंस देते हैं, 7:45 तक परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। तो हमारे जो रूटीन मेरे काम है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं बैठता है कि मैं 8 बजे 8:30 बजे में मेरे मकान पे वापस आ जाता हूँ, और वो मैसेज 700-800 बच्चों तक चला जाता है। और ऐसा मैसेज अगर 2 बार 3 बार मल्टीपल होता गया तो वो बच्चा जब 10वीं जमात से बाहर आएगा उसको बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा कि यार ये अंकल ने बताया था, ये तो नहीं करना, ये पान मसाला तो मुझे खाना ही नहीं है, या ये चेस तो मुझे करना ही नहीं। तो नाउ आई एम टारगेटिंग स्कूल एंड कॉलेजेस। बम्बई के तमाम कॉलेज में मैंने किया, हैदराबाद के मैक्सिमम स्कूल और कॉलेजेस में किया, सिरसा में हमने किया, सिरसा के आसपास के डबोली वगैरह सारे इलाकों में हमने किया। यहाँ वो मौका है, चूँकि बहुत सारे हमारे देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि आप जब नशे के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर जैसे अभी आपने पान मसाला का जिक्र किया, तो बहुत ही एक ऐसा नशा है जो बहुत नुकसान की चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत कन्विंसिंग हो और हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहते हो, जो आप अपने नाटक के ज़रिए बताते हैं, यहाँ पर हमको बता सकते हैं कि कैसे इस बात को आप कहेंगे कि जिससे कोई पान मसाला खाने वाला आदमी उसे छोड़े? देखिए, अभी लोग जो शुरू करते हैं, मैंने बड़ा ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा 89 से लेके अब तक। पहले शुरू होता है कि एक पाउच में से 25% वो खाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं मुतमईन हूँ अभी। उसके बाद में तो कुछ दिन, 15 दिन के बाद में होता है कि वो पाउच के 2 हिस्से में आ जाता है। फिर बाद में एक पाउच एक टाइम पर होता है। उसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 4-4, 5-5 पाउच वो बैकअप में रख लेते हैं कि भाई ट्रेन में मिलेगा नहीं तो हमने बैकअप में रख लिया। 25-25 पाउच अकॉर्डिंग टू जैसे हम अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। मैं गुलबर्गा में अनिल कुमार झा साहब के पास लाउडस्पीकर की परमिशन के लिए जाता था, तो शायद वो जो एप्लीकेशन मैंने दी थी वो उनकी नज़र से गुजरी नहीं, तो मैं चला गया उनको मिलने के लिए बेवक्त। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं किसानों के चेक साइन कर रहा हूँ जो कि जिनकी फसल नष्ट हो गई है, सरकार के चेक्स हैं वो मैं साइन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं नस्ल बचाने के लिए आया हूँ।
तो वो कहने लगे हाँ फसल और नस्ल तो दोनों बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि फसल बचाना भी ज़रूरी है और नस्ल बचाना भी ज़रूरी है। मैंने कहा सर बच्चा 17-18 साल की उम्र में कॉलेज में जाता है और ये पान मसाले के चक्कर में पड़ जाता है। 23-24 साल 25 साल जब वो बच्चा मोहल्ले का होगा, वालिदैन का होगा, सोसाइटी का हिस्सा बनेगा, देश के लिए कुछ करेगा, तब तक तो बाप को मालूम पड़ता है कि उसको ओरल कैंसर हो गया। तो हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गुलबर्गा में मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे बोला कि आप तो इसको बड़ा ड्रामेटिक वे में बोल रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इससे ऐसा होता है। मैंने टाटा हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ। तो मैंने कहा मैंने देखा है। तो उन्होंने उसको मजाक में लिया था। वन फाइन डे ही कॉल्ड अप मी और उन्होंने बोला कि साहब कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा रामकृष्ण सूत्रावे उनका नाम, और वो देवानंद फैशन लैंड्स उनका शोरूम है गुलबर्गा में। तो उन्होंने कहा कहाँ हैं आप, आपसे मिलना था। तो मैंने कहा मैं तो हैदराबाद हूँ, मैं ETV के लिए उन दिनों काम कर रहा था। तो बोले नहीं जब भी आप गुलबर्गा आएँ तो मुझसे मिलिएगा। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि बेंगलोर से उनके कोई साथी थे जिन्होंने रात को सोते वक्त यहाँ पे गुटखा रख लिया था और सुबह वो उठ के किसी मुकाम पे बस रुकी थी, किसी मुकाम पर ब्रश करने गए तो ब्रश यहाँ से बाहर निकल गया। तब जब उनके यहाँ ऐसा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप तमाम स्कूलों में गुलबर्गा के इसके शो कीजिए। तो फिर हमने गुलबर्गा के स्कूल में शो किए। मैंने उनसे कहा मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप कुछ महकमे के गवर्नमेंट महकमे के लोगों को लीजिए और जिस तरह से मंदिर मस्जिद और धर्मस्थल के पास नशे की वस्तु नहीं बिकनी चाहिए, ऐसा है, मैंने कहा उसी तरह स्कूल के पास भी नहीं बिकनी चाहिए। और हम सबसे चल के हाथ जोड़ के अनुग्रह करते हैं कि भैया ये यहाँ पे मत बेचिए आप भले हाँ, वैसे है तो ये कानून है कि मतलब स्कूल के पास, हाँ मतलब इस पर अमल की बड़ी वो है। तो हमने तो हाथ जोड़े हैं लोगों के जाके कि साहब आप स्कूल के पास इसको मत बेचिए, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है कि ये क्या है। तो वो इस पर आकर्षित हो जाता है। डिज़ाइन वाले पाउच आते हैं, बच्चे को लगता है ठीक है ये कुछ नई चीज़ आई है मार्केट में। वही हम जानना चाह रहे थे आपसे कि आप अपने नाटक में ऐसी कौन सी असरदार बात और कैसे कहते होंगे जिससे देखने के बाद जो गुटखा खाता है या पान मसाला खाता है वो सोचे कि नहीं खाना चाहिए। अंत ड्रामे का एक सीन है सर जहाँ पे मैं बिल्कुल नशेड़ी हो गया हूँ और मुझे बिल्कुल अब लत लगी हुई है और मैं किसी तरह चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिद से पैसे लूँ, मेरे बाप से पैसे लूँ। और वहाँ पे वो बाप को तो बिल्कुल रेस्पेक्ट ही नहीं करता है कुछ भी, क्योंकि वो इतना उसको नशा की लत लगी हुई है कि उसे समझ में भी नहीं आता कि वो किससे बात कर रहा है। तो जहाँ वो अपने बाप के पैर पड़ता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ 10 रुपये दो नशा करने के लिए, और बाप उसे पुश कर देता है कि मेरे पास तुम जैसे नशा करने वालों के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो वहाँ पे उसका डायलॉग है, वो बोलता है कि गोपू कहता है मेरे को नशा करने वाला बोलता है, मेरे को नशा करने वाला बोलता है, मेरे को नशे का आदी बनाया कौन, मेरे को नशे का आदी बनाया कौन, मेरे को नशे का आदी बनाया तू, मेरे को नशे का आदी बनाया तेरा ये समाज। मैं अपनी माँ के पेट से शराब की बोतल और गुटखे का पाउच लेके पैदा नहीं हुआ था। मैं अपनी माँ के पेट से शराब की बोतल और गुटखे का पाउच लेके पैदा नहीं हुआ था। तू ऐसा पैसा नहीं देगा, तुम लोग से पैसा लेना आता है हम लोग को। और वो फिर रश करता है अपने बाप की तरफ, उसे मारता पीटता है। ये उसका एक सीन था। और फिर एक सीन है इसमें कि वो बोलता है कि वो पैसा मांगता है, जब बाप देता नहीं है तो अपने बाप भाई को मरा हुआ बताकर वो लोगों से भीख मांगता है। तो वो भीख मांगता है तो वो बोलता है कि पहले तो भाई के ऊपर एक हैंडकरचीफ डालता है वो, और उसके बाद में बोलता है कि भाइयों 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 मेरा शामू मर गया भाइयों, मेरे पास इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं है भाई। हाँ डाना 1 रुपया 2 रुपया जो भी हो देना भाई। भाई देखो भाई, पहले तो अपना काम 1 रुपये के पान मसाले में चल जाता था, फिर दारू पर आया, उसके बाद में स्लीपिंग पिल्स, कोरेक्स, और अभी नशे का आदी हो गया। मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो नशा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ता है भाई, मैं आपके पैर पड़ता है, 8 आना 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी देना भाई। उसके बाद फिर लोग पैसा फेंकते हैं और फिर वो पैसा इकट्ठा करके पीने जाते हैं। तो ये दिखाया था कि एक आदमी किस हद तक गिरता है, उसका भाई नशे में दूध नीचे पड़ा हुआ है, वो उसको मरा हुआ बताकर लोगों से भीख मांगता है। तो ये ड्रामे का एक सीन था। अच्छा, इसमें वही गोल घेरे में करते होंगे और कहीं पर करने जब पहुंचते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन देने का क्या तरीका देते हैं?
हाँ नहीं, वो तो महकमे को तो इसलिए देते हैं ताकि कोई रॉयटिंग या कोई दंगा ना होने पाए, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों को पता चल जाए कि शबाना स्मिता पाटिल स्ट्रीट थिएटर ग्रुप आया हुआ है, ये लोग कैसे पता चलेगा और लोग वहाँ पहुँच? सर हम पहले यानी कि 10 साल पहले हम मतलब जो आसपास की गलियाँ हैं उस पूरी गलियों में कुछ ढोल वगैरह बजाते थे। 6-7 लोग हैं, 6-7 लोग एक दूसरे के पीछे चलते थे और आवाज़ लगाते थे, देखो रे देखो। बाकी के लोग पीछे से बोलते थे नाटक देखो, आओ रे आओ नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक देखो, भाई देखो नाटक देखो, भाभी देखो नाटक देखो, आओ रे आओ नाटक देखो, देखो रे देखो नाटक देखो। अगर एड्स पर है तो एड्स पे देखो, ड्रग्स पे देखो, लिटरेसी पे देखो। तो ये इस तरह से हम पूरे हुजूम को इकट्ठा करने के लिए एक राउंड लगा कर आते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो अब हमारे पास में स्पीकर्स है, तो स्पीकर में हमने वो ऑडियो रिकॉर्डर रखा हुआ है, सिर्फ हम नाटक का नाम चेंज कर देते हैं एडिट करके। अब वो स्पीकर पे हम ऑडियो बजाते हैं और एक बंदा सिर्फ जाके पूरा घूम आता है और फिर लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और पहले हम 7-8 मिनट 5 मिनट हम सिर्फ कॉमेडी करते हैं ताकि लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम किस विषय पे करने वाले हैं। उनका होता है कि ये भाषण है, हमें नहीं सुनना है, ये तो मैसेज देंगे कोई ना कोई। इसीलिए हमने नाटक में बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसमें कॉमेडी आ जाए ताकि लोग खड़े रहें, मौजू ना धक्का लगे मौजू को, बट कहीं ना कहीं कॉमेडी का भी कोई नमूना बताइए। कॉमेडी का सर अभी एक हम लोग शूटिंग कैसे करूं एक आइटम करते हैं, तो उसमें हीरो जो है वो खुद प्रोड्यूसर बन जाता है। तो वो बोलता है कि यार वो कहता है कि मैं अगर हीरो ही बनना है तो मैं बन जाता हूँ क्योंकि पैसे मैं लगा रहा हूँ। तो वहाँ डायरेक्टर उसको बोलता है कि ठीक है भाई, तू पैसे लगा रहा, अपने पे लगा, कल को फिल्म फ्लॉप हो गई तो इसी मोहल्ले में लगा लेना, यहाँ के लोग फ्री में देख के दुआएं देंगे। अरे भाई, फिल्मों में काम करने के लिए लाइनें भी बोलनी पड़ती, डायलॉग भी बोलने पड़ते। तो प्रोड्यूसर कहता है ठीक है, तू मुझे डायलॉग बता। तो बोलता है कि देख, अनारकली को दीवारों में चुनवाया जा रहा है, अनारकली को दीवारों में चुनवाया जा रहा है और अनारकली रो रो के चीख के कह रही है, सलीम मेरे भाई मेरे बच्चे तुम कहाँ हो। तो प्रोड्यूसर बोलते हैं यार मेरे भाई मेरे बच्चे, अनारकली मुझे ऐसा क्यों बोलेगी, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना। बोला हाँ यार, मैं इंग्लिश फिल्मों से मारता हूँ, मैं हिंदी फिल्में देखता नहीं था। तो इस तरह की पूरी हम लोग एक 7-8 मिनट की कॉमेडी करते हैं ताकि लोगों को मज़ा आता रहे और फिर वो इकट्ठा हो जाए। और जब इकट्ठा हो जाते हैं तब हम उनको कहते हैं कि आज हम आपके सामने इलिटरेसी पे कुछ कहने आए, आज हम आपके सामने नशे पर कुछ कहने आए, या आज हम आपके सामने कॉर्निया डोनेशन पे या आई डोनेशन पे हम बात करने आए। फिर हम वो नाटक वहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो बोलचाल की हिंदी है, इसके अलावा किन ज़बानों का इस्तेमाल करते होंगे आप लोग वहाँ पे? सर हमने मराठी में किया है, इंग्लिश में किया है। सिरसा के आगे जब हम डबौली के आगे जा रहे थे तो सर वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि ड्रामे में कहीं कहीं ताली बजती है, कहीं सीटी बजती है, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा था। तो मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ बोले कि भाई यहाँ सिर्फ पंजाबी जानते हैं, देहात है, लिहाजा आपको अगर पंजाबी में करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमने वहाँ पे पंजाबी में किया और पंजाबी में हमने ऐसे किया कि वहाँ के वहीं के मुकामी लोग हमने गुरुद्वारे से ले लिए थे। तो जब मैं डायलॉग बोलता था तो वो बंदा पंजाबी में उसको ट्रांसलेट कर देता था और उस पीरियड तक मैं फ्रीज होता था कि मैं फ्रीज हो गया, मैंने लाइन बोली अपनी और मैं वहीं खड़ा हूँ, वो बंदा डायलॉग पंजाबी में बोलता था। डबिंग चल रही थी। हाँ, तो उसमें डायलॉग था कि तू मैनू सिखा दिए, पंजाबी में किया था। तो वो हमने फिर पंजाबी में किया तो डीसी साहब ने बोला कि अरे इसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, तो इसको ऐसे ही करते हैं। तो अभी हम कन्नड़ में भी करने के लिए सोच रहे हैं, जो फिल्म हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, ये हम तमाम लैंग्वेज में डब करने के लिए सोच रहे हैं कि इसको डब करके हम जितनी भी स्कूलों को हमारे से हो सकता है या हम उनको कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी चाहते हैं उनको हम सीडी वगैरह भिजवाएंगे। मराठी में कुछ बोल कर बताइए, क्योंकि आपकी तो मराठी शायद ज़बान भी होगी वहाँ इतने टाइम से। मैं महाराष्ट्र रहता हूँ, बट मराठी मैं नाटक मराठी में मैंने नहीं किया मराठी। मला बोलायला येते मराठी, बोलू शकतो मी, पण तितकी नीट आणि चांगल्याप्रमाणे नाही। ऐसे मुझे कन्नड़ भी थोड़ी बहुत आती है। हाँ। नानू गुलबर्गा दिल्ली हुटती नहीं, यानी मैं गुलबर्गा में पैदा हुआ हूँ, तो थोड़ी बहुत कन्नड़ भी मुझे आती है। बट नाटक मैंने नहीं की उसमें, क्योंकि वो जो एसेंट है ज़बान का, जो कन्नड़ है या तेलुगु है, तमिल है, वो उसमें काफ़ी वो कहीं मैसेज गड़बड़ ना हो जाए। कोई एक गाना ऐसा गाइए हमारे लिए जिसका नाटक से भी रिश्ता ना हो और फिल्म से भी रिश्ता ना हो, जो आपको कुछ बड़ा मन के पास लगता हो। फिल्म का कोई फिल्म का नहीं, कोई और। सर एक नेत्रदान पर हम लोगों ने एंड में पैरोडी लिखी थी, पर उसकी पैरोडी फिल्म के गाने से है। अच्छा। हम आँख दान करते हैं तो उसके ऊपर है कि देकर हम आँखों का दान करते हैं
नेकी का काम, देकर हम आँखों का दान, करते हैं नेकी का काम, कहीं तो कोई देखे हमारी आँखों से दुनिया के नज़ारे, तरमपम देकर हम आँखों का दान। ये हमने नुक्कड़ नाटक जो कॉर्निया डोनेशन पर है उसके लिए ये पैरोडी बनाई थी। आखिर में आपसे आखिर की तरफ हम लोग करीब करीब पहुंच रहे हैं, तो हमको बताइए कि आप स्मिता पाटिल के नाम से कोई ग्रुप मतलब चलाते हैं, वो क्या है सिलसिला है? स्मिता पाटिल का नाम उसमें क्यों है? सर जावेद साहब ने स्मिता जी के साथ काम किया तो वहाँ अक्सर जावेद साहब की ज़ुबानी उनके बारे में सुनने को मिलता था, उनका जो डेडिकेशन है काम के प्रति। तो मैं भी मतलब बात कर रहा हूँ 86-87 की, तो उस वक्त मेरा भी रुझान था। ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ताई के नाम पे ही रखना है, या मैं उस वक्त उनका इतना बड़ा फ़ैन नहीं था जितना आज हूँ। हाँ, हम यहाँ पे अपने देखने वालों को बता दें कि जिन जावेद साहब का यहाँ बार बार जिक्र आ रहा है वो जावेद सिद्दीकी हैं, जो कि श्याम बेनेगल और दूसरे बड़े फिल्मकारों के साथ लंबे समय से लेखन और निर्देशन में हिस्सा रहे हैं। जावेद सिद्दीकी फिल्मी दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम, जो कि शतरंज के खिलाड़ी के साथ भी, जहाँ तक मुझे याद आता है, डर बाजीगर वगैरह। हाँ जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी। तो सर वो वहाँ पे जब जिक्र चलता होता था तो उस अवस्था में मैं बिल्कुल सुनता रहता था कि क्या बातें चल रही हैं। और 86 में 13 दिसंबर को ताई का डेथ हो गया, ताई का देहांत, स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद सर सिर्फ ये था कि मन में 88 में लगभग मन में था कि उनकी एक तस्वीर चाहिए जो घर में लगाई जाए। मेरे वालिद साहब बड़े इसके मुखालिफ थे कि मैं तस्वीरें लगाता था। राज साहब की तस्वीर थी मेरे पास, दादा साहब फाल्के, देव साहब, तो वो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह देव साहब, दिलीप साहब और राज साहब को मानता था। तो मैं तस्वीरें मेरे कमरे में लगा के रखता था वालिद साहब से छुपा के। तो उसमें एक था कि स्मिता जी की एक तस्वीर कहीं से आ जाए। तो अंधेरी स्टेशन पे तस्वीरें मिलती हैं, वहाँ पे नहीं मिली। वही तस्वीर वाले ने कहा कि आप वीटी स्टेशन पे जाइए, कैपिटल सिनेमा के आसपास में फुटपाथ पे तस्वीर मिल जाएगी आपको। तो मैं वीटी स्टेशन गया, फुटपाथ पे कैपिटल के सामने। तो मैंने उसको पूछा कि भाई स्मिता पाटिल की तस्वीर मिलेगी आपके पास? तो उसने बोला कौन स्मिता पाटिल? तो एक झटका सबसे लगा कि इतना नायाब काम करने के बाद, बेजोड़ काम करने के बाद ये बंदा पूछता है कि कौन स्मिता पाटिल, और वहाँ दूसरी हीरोइंस की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप स्मिता पाटिल को नहीं जानते? एक्ट्रेस थी। अच्छा, बोला वो जो अभी गुजर गई। मैंने कहा हाँ। तो बोला भाई उनकी तस्वीर तो कोई ख़रीदता नहीं यार, ग्लैमरस नहीं थी। तो मैंने कहा आपने उनकी फिल्में देखी? बोला नहीं वो तो पता नहीं, कुछ देखी है, मैं नमक हलाल देखी है। तो मैंने कहा नमक हलाल देखी, चक्र नहीं देखी? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार, फिर मैं सोचता हुआ घर चला आया। फिर मेरे मन में हुआ कि यार इतना पोख्ता काम करने के बाद उन्हें लोग 1 साल के अंदर ही भूल रहे हैं, लिहाजा क्यों ना मैं अपने थिएटर ग्रुप का नाम उनके नाम पर रखूं। तो फिर हमने उनके नाम पर रखा थिएटर। क्या नाम रखा? स्मिता पाटिल स्ट्रीट थिएटर। तो अब जो ग्रुप आपका चलता है वो इसी नाम से, स्मिता पाटिल स्ट्रीट थिएटर ग्रुप के नाम से चलता है। आखिर में हमको बताइए यूसुफ साहब के इस काम को करने में क्या चुनौतियां क्या हैं आपके सामने? अब इस वक्त की जी सर, इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी क्या है कि नुक्कड़ नाटक कर अपना परिवार चलाना बड़ा टफ काम है। हर फादर की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा एजुकेशन पाएँ। हम खुद लोगों को एजुकेट करते हैं तो हम किसी से उधार भी पैसा नहीं मांग सकते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि भाई आप जाके समाज में बोलते हो कि आपका ड्रामा है, वी आर विथ यू, बचत कीजिए। अब नुक्कड़ नाटक करने वाला कहाँ से बचाएगा? अब उसमें आजकल तो ये हो गया है, पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, ये हो गया कि भाई हमें शो हम करवाएंगे लेकिन हम पैसे नहीं दे पाएंगे आपको। अब हम बड़ी संस्थाओं में काउंट हो गए कि भाई आपको ऑनरी बेसिस पे करना पड़ेगा, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम आपको एक लेटर दे देते हैं। तो अब वो भी करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने कॉलेज में किया है 5 दिसंबर को वर्ल्ड वॉलंटियर्स डे पे, तो उन्होंने कहा हम दे नहीं सकते पैसे, और वो ये भी मांगते हैं कि अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो हमको लिख के दे दो कि आप नहीं आओगे। तो धर्म संकट में पड़ गए कि नहीं साहब जाना भी है, क्योंकि अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं तो करना ही पड़ेगा। ये मेंटेन करना, फैमिली मेंटेन करना, गवर्नमेंट के कोई फंड्स हमारे पास है नहीं, हमने अप्लाई भी नहीं किया, कोई है भी नहीं हमारे पास। और प्राइवेट जो कंपनीज़ NGOs हैं या CSR के तहत जो लोग कुछ फंड्स देते हैं उसी पे ये चलता है कि भाई हम इसको किसी तरह इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर कहीं से थोड़ी फंडिंग्स इतनी जितनी मतलब
खाने में नमक बराबर भी फंडिंग्स अगर हो जाए तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में और नई नई चीज़ों पे नुक्कड़ नाटक बना के लोगों को जागरूक करने में उसका और भी अच्छा होगा, अच्छी और क्वालिटी तरीके से काम हो सकता है। आज हम जब 10 आर्टिस्टों को कॉल करते हैं कि एक कॉलेज में ड्रामा करना है, उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो आर्टिस्ट बोलता है मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, और उसी को बोलो कि भाई ठीक है 1500 रुपये पर डे मिलेगा, वो आ जाता है। तो अब सबकी जीविका ऐसा, तो उसमें है कि थोड़ा सा अगर फंड्स वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो इस काम को और आगे बढ़ाने में, अब हम लोग इसकी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं अंत की, क्योंकि जो स्कूल से मैसेज आता है कि भाई हमारे स्कूल में आके ड्रामा करना है और हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि हम इसकी एक शॉर्ट फिल्म बना दें और हम स्कूल को वो फिल्म हैंड ओवर कर देंगे कि भाई आप 3-4 बार जब दिखाना चाहें दिखा लीजिए। मुझे सीडी का खर्चा शायद 6-8-10 रुपये आएगा, फिल्म बनाने का खर्चा भी हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हम अलग अलग शहरों में चाह रहे हैं कि इसकी फिल्म को भेज दें ताकि बच्चों को दिखाया जाए, बच्चों को ये मैसेज पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें, अपना अनुभव शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं वो भी जल्दी हल होंगी, क्योंकि हमारे देखने वाले भी काफ़ी सहृदय लोग हैं और यहीं हम अपने देखने वालों से ये गुजारिश भी कर दें कि अगर ये एपिसोड आपने देखा और आपको ये सब बातें अच्छी लगीं और ये लगा कि यूसुफ काज़मी जो काम कर रहे हैं वो सामाजिक जागरूकता का काम है, तो आप इनके साथ सहयोग में आगे आ सकते हैं। सहयोग में आगे आने के लिए आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर, जहां पहुंचे हुए संदेशे और सहयोग का प्रस्ताव हम यूसुफ काज़मी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। अब तो उठो मेरे हिंद के वासियों, अब तो उठो मेरे हिंद के वासियों, और मिटा दो यहाँ से नशे के कदम, और मिटा दो यहाँ से नशे के कदम।